भारद्वाज क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आज से नई मारधाड़ वाली सीरीज शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति। लास्ट टॉपिक हमने देखा था भारत के गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल में एक व्यक्ति को हमने छोड़ दिया था, केनिंग को, क्योंकि केनिंग भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय बना था। 1858 का एक एक्ट आता है, उसके द्वारा गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था, लेकिन उसके बीच में एक मोड़ आता है और वो मोड़ है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को कंप्लीट करने के बाद वायसराय की सीरीज जो हम पढ़ेंगे, भारत के वायसराय, हम केनिंग को वहां पर पढ़ेंगे। ठीक, सुनना बात को। बात है 29 मार्च 1857 और जगह है बैरकपुर छावनी। ये बैरकपुर छावनी जो पश्चिमी बंगाल में आता है। थोड़ा मैप से अगर आप समझेंगे तो ये पश्चिम बंगाल का मैप, ये कोलकाता, कोलकाता के नॉर्थ में, उत्तर में यहां पर आती है बैरकपुर छावनी। और ये नदी है हुगली नदी। कभी जाओ तो तैर के जाना यहाँ पे और यहाँ पे पहुंच जाना। ठीक, इसी बैरकपुर छावनी में एक पैदल सेना थी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। कौन से नंबर की? 34वीं। उसका एक सिपाही था मंगल पांडे, और मंगल पांडे ने बंदूक उठाई और बंदूक उठाने के बाद दो अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। एक तो लेफ्टिनेंट बाग, बाग में बैठा होगा कहीं इधर उधर, मार दी गोली। एक ह्यूसन, बाग और ह्यूसन। छावनी का एक कमांडिंग ऑफिसर था इस बैरकपुर छावनी का, जिसका नाम था हियर से। हियर से ने भी जब ये बात हियर करी, मतलब सुनी, बोले साहब मंगल पांडे जी हैं, बंदूक लेके निकल चुके हैं, दो को सल्टा दिया है, आपकी बारी है। वो इधर उधर हो। कब की घटना है? 29 मार्च की। मंगल पांडे को पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को 1857 फांसी पर चढ़ा दिया गया। यह एक अनौपचारिक शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। अब जब यह खबर फैली, यह खबर फैलती 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 गई मेरठ। मेरठ में क्या था? अंग्रेजों का तोपखाना। गवर्नर जनरल जब मैंने आपको पढ़ाए थे तो वहां पर यह बताया था कि जो डलहौजी आया था, उस डलहौजी को यह आभास हो गया था कि उसके जो ये कुकर्म थे, कि इनके कारण ये यहाँ के लोगों में नाराजगी, बुलबुला फूटेगा। इसलिए वो पहले से तैयारियां कर गया था कि साहब सेना का जो मुख्यालय है वो तो शिमला कर दो अपने। सेना का मुख्यालय तो शिमला, पहले कलकत्ता में ही सेना का मुख्यालय होता था, कलकत्ता में ही तोपखाना होता था। उसने सेना का मुख्यालय तो शिमला कर दिया और तोपखाना कर दिया मेरठ में। मेरठ कहां आता है? यूपी में। तो ये मंगल पांडे वाली बात जब फैली, बोले साहब 29 मार्च को सल्टा दिया बाग और ह्यूसन को, 8 अप्रैल को बेचारे को फांसी दे दी पकड़ के, तो सैनिकों में भयंकर नाराजगी हुई। और इस मेरठ की सैनिक छावनी में यहां पर 24 अप्रैल को 90 सैनिकों ने कर दिया विद्रोह। हमारी नजर में क्रांति, अंग्रेजों की नजर में विद्रोह। तो क्रांति कर दी, हम अपनी नजर में ही बोले। अंग्रेजों ने पकड़ लिया इनको, और पकड़ने के बाद 9 मई को 90 में से 85 सैनिक जो थे, अब सेना क्या करती है, आदेश अगर नहीं मानता कोई सैनिक तो क्या करती है? कोर्ट मार्शल कर देती है। इनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, 5 को छोड़ दिया गया। बोले साहब हमने नहीं किया था, इन्होंने हमको कहा ऐसा करने के लिए, हमारा कोई दोष नहीं था। तो 5 को रिहा कर दिया गया, 85 का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। ये सैनिक बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, मेरठ सैनिक छावनी के जो बाकी बचे हुए सैनिक हैं इन 90 के अलावा, बाहर घूम रहे थे। तो किसी ने ताना मार दिया, बोले बड़े मर्द बनते हो। महिलाओं ने ताना मारा, बड़े मर्द बनते हो, तुम्हारे 90 सैनिकों को पकड़ के 85 को कोर्ट मार्शल कर दिया, वहां तुम्हारी मर्दानगी नहीं दिखती। महिला ऐसा बोले तो चुप जाए बात। ये गए, कब की बात है? 10 मई की। गए सैनिक छावनी में, सैनिक छावनी को लूटा, अंग्रेज अधिकारियों को मारा, उनके परिवार के जो लोग थे उनको मारा,
जो भाग सकते थे वो भाग गए, तोपखाना था ही यहाँ पे। अंग्रेज अधिकारी ने कहा, बोले साहब तोपों से उड़ा दिया जाए इन सैनिकों को। तोप खाने का जो अध्यक्ष था यहीं का था, उसने वो तोप इनकी तरफ ही घुमा दी, अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेजों को ये बाद में समझ में आ गया, तोप खाने का अध्यक्ष भारतीयों को मत बनाओ, अपने आदमी को बनाना है। तो कुल मिलाकर ये जो तारीख आती है 10 मई 1857, आपके ध्यान रखने की बात ये है, यहां मेरठ सैनिक छावनी में यहां के सैनिकों के द्वारा विद्रोह कर दिया गया या क्रांति की शुरुआत कर दी गई। दो सैनिक टुकड़ियां थी, एक तो 20 NI मतलब नेटिव इन्फेंट्री 20वें नंबर की, मतलब पैदल सेना, इन्फेंट्री पैदल सेना, और 30 LC लाइट कैवलरी, कैवलरी मतलब घुड़सवार सेना। तो एक तो घुड़सवार सैनिकों की कौन सी टुकड़ी थी, 3 LC, और इनकी कौन सी सेना थी, पैदल सैनिकों की 20 NI। कब किया, 10 मई 1857 को। हालांकि पहले कब कर दिया था, 24 अप्रैल 1857 को। 90 सैनिकों ने किया था, उनको पकड़ लिया गया 9 मई को, उनमें से 85 का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। इनका दिमाग खराब, इन्होंने कर दी क्रांति की शुरुआत। यहाँ का जो कमांडिंग ऑफिसर था वो था हैबिट, उसकी हैबिट सही नहीं थी, शायद इसीलिए मम्मी पापा ने नाम रखा होगा हैबिट, हालांकि हैबिट था वो, हैबिट, हैबिट। ये यहां से होती है शुरुआत। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, क्यों कर रहे हैं सर, क्या मतलब है, क्यों मार रहे हैं अंग्रेजों को। कोई भी एक घटना होती है ना, उस घटना के पीछे कारणों की श्रृंखला होती है। उन कारणों की श्रृंखला में कोई एक तात्कालिक कारण होता है जो पहले के कारणों को बहुत बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है। 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, उन कारणों को हम इस सीरीज के लास्ट में देखेंगे जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, जिसमें मेंस में लिखने के अकॉर्डिंग राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कई कारण थे। ये लगातार चलते आ रहे थे कारण। जैसा पिछली सीरीज में आपने देखा भी होगा, जब भारत के गवर्नर जनरल हमने पढ़े, तो डलहौजी तो डेली चाय नाश्ते के साथ रियासतों को खा जाया करता था, तो उसके कारण राजे रजवाड़े तो बहुत ज्यादा नाराज थे ही। कई राजाओं की उपाधि खत्म कर दी, पेंशन बंद कर दी, तो उनमें भारी नाराजगी थी। तात्कालिक कारण यह था कि अंग्रेज एक बंदूक का उपयोग किया करते थे, ब्राउन बेस, मतलब पीछे का जो हिस्सा होता है उसका भूरे रंग का होता है, लकड़ी का। आप नेट पे सर्च करना, मैंने नहीं ली, मैं भूल गया उसको लेना बंदूक को। एक बंदूक होती है ब्राउन बेस बंदूक, ब्राउन यानी भूरे रंग का, बेस यानी उसका बेस भूरे रंग का, वो उपयोग में लेते थे। बाद में उस बंदूक को बंद करके उन्होंने एनफील्ड राइफल्स को यूज में लेना शुरू किया। उसमें कारतूस लगता था, उसको यूज में लेने से पहले मुंह से उसकी सील हटानी पड़ती थी। यह कहा गया कि ये जो सील है इसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया है। अंग्रेजों ने अपनी तरफ से खूब सफाई देने की कोशिश करी, ऐसा कुछ नहीं है, ये अफवाह है। लोगों ने यह भी बात फैला दी कि इसको छोड़ो तुम, तो कारतूस को, तुम जो रोटियां खा रहे हो उस रोटियों में भी हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है। अगर राजस्थान हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि नीमच की सैनिक छावनी, नीमच जो आता है मध्य प्रदेश में, जो उस समय मेवाड़ का पार्ट हुआ करता था, मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, वहां के सैनिकों ने क्रांति कर दी थी। मेवाड़ के एक व्यक्ति गए थे, अर्जुन राम सहीवाला, अर्जुन सिंह सहीवाला। उन्होंने सैनिकों की शंका को दूर करने के लिए रोटी बनाई और बनाकर उनके सामने खाई कि देखो इसमें कोई हड्डियों का चूरा नहीं है। तो ये बात भी बहुत फैली थी। कितनी सच्चाई थी या नहीं थी, एक पक्ष ये कहता है कि इसमें सच्चाई थी, वास्तव में ऐसा किया जा रहा था। अगर किया भी जा रहा होगा तो मेरे हिसाब से अंग्रेजों का कोई ये मंशा नहीं रही होगी कि इनका धर्म भ्रष्ट कर दिया जाए, या रही भी होगी तो। पर इसके कारण सैनिक बहुत उत्तेजित हो गए थे और फिर मंगल पांडे ने इसी के कारण ये क्रांति की शुरुआत कर दी। हमने पहले के वीडियोस में भी ये देखा है कि जब जब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया, तब तक यहां के लोगों ने केवल प्रतिक्रिया नहीं दी, तीव्र प्रतिक्रिया दी थी। जैसा आप ये देखते हैं कि जब पुर्तगाली आए थे तो पुर्तगाली यहां पर ठीक प्रकार से इसीलिए स्टैब्लिश नहीं हो पाए थे क्योंकि जो उनका एक गवर्नर था अल्बुकर्क, अल्बुकर्क ने अपने सैनिकों को यहाँ की महिलाओं से शादी करने के लिए प्रेरित किया। तुम तो शादी करो, ज्यादा से ज्यादा संतान उत्पन्न करो, ताकि ईसाइयत का प्रचार प्रसार हो सके। एक जगह वो संतान उत्पन्न करते, फिर ये बोलते दूसरी जगह पोस्टिंग आ गई, वहां जाके नई शादी कर लेते।
फिर वहां से भी संतान उत्पन्न करते, फिर कहते कहीं और पोस्टिंग आ गई। इसके अलावा धार्मिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप किया। 1556 में तो यहाँ बाइबल छापनी शुरू कर दी थी, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने लगा दी थी। मतलब उन्होंने धार्मिक, केवल ये समझाना चाह रहा हूं आपको बहुत सारे जो रीजन थे जिन पर हम चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन ये जो धार्मिक एंगल निकल कर आया, इस धार्मिक एंगल ने यहाँ के सैनिकों को, आम जनता को बहुत ज्यादा उत्तेजित कर दिया। और मैं कुछ उदाहरण देकर आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि जब जब धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया गया, तब तक यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ के लोगों के द्वारा उसकी तीव्र प्रतिक्रिया दी थी। उसके तहत मैं कुछ उदाहरण रख रहा हूं, जिसमें मैंने ये पुर्तगालियों का उदाहरण रखा कि पुर्तगालियों की ठीक प्रकार से एस्टेब्लिश न होने का कारण भी यही था कि बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह था कि उनकी जो धार्मिक असहिष्णुता थी, या अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए या जिस प्रकार के उन्होंने क्रियाकलाप किए थे वो। इसके अलावा अगर आपको ये ध्यान हो मैंने आपको ये बताया था 1806 में एक जो जगह आती है वेल्लोर, जो तमिलनाडु में आती है, यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिसको वेल्लोर का विद्रोह कहा गया था, क्योंकि उनके धार्मिक जो प्रतीक थे, उन धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगा दी गई थी। इसके अलावा एक ड्रेस कोड लागू किया गया था कि साहब ये ड्रेस कोड पहनोगे, तुम्हारी जो परंपरागत टोपी वगैरह वो आप नहीं पहनोगे। उसका कारण भी ये था, जब यहाँ का गवर्नर कौन था, बेंटिक, और बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, जॉर्ज बार्लो। ध्यान है। तो धार्मिक मामले ऐसे थे जिसमें सैनिक कोई भी समझौता करने को, या जनता कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं थी। या फिर एक एग्जाम्पल आपने ये भी देखा होगा, यहां पर मैंने आपको ये बताया था कि बंगाल का एक गवर्नर जनरल था एम हस्ट। एम हस्ट के टाइम में इधर बर्मा पर अटैक किया गया था 1824 से 26। चीजों को रिवाइज करते रहना भैया। 1824 से 26 के दौरान अंग्रेजों और बर्मा के बीच में युद्ध हुआ था। यहाँ का गवर्नर जनरल था एम हस्ट। एम हस्ट ने यहाँ सेना भेजी थी और ये जो बर्मा है, इसके कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया था, अराकन और तेनासीराम। सैनिकों को ये कहा था कि तुम इधर से चले जाओ। यहाँ पर वो 47वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। ये 47वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां पर थी, यहीं बैरकपुर सैनिक छावनी में। उनको ये कहा कि तुम समुद्री रास्ते से जाओ, और समुद्री रास्ते से उन्होंने जाने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा माना जाता था समुद्री यात्रा धर्म के विपरीत है, धर्म भ्रष्ट हो सकता है। तो विद्रोह कर दिया था और इन सैनिकों का भी कोर्ट मार्शल किया गया था, इनको भी सजा दी गई थी। तो मतलब बहुत सारे कारण तो चलते आ रहे थे, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन तात्कालिक कारण यह था कि जो बंदूक थी उनमें कारतूसों का उपयोग किया गया, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया। उसके कारण गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र, सुअर मुस्लिमों के लिए हराम है। दोनों ने ये माना कि इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो सकता है, अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, फिर आटे में हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं। तो इनकी पूरी साजिश है। और ये जो बुलबुला अब तक फूटने की स्थिति में था, क्योंकि अब तक असंतोष बढ़ता जा रहा था, इस तात्कालिक कारण ने इन सैनिकों को, आम जनता को उत्तेजित कर दिया और ये बुलबुला फूट पड़ा। ठीक। अब ये तो हो जाती है शुरुआत। वापस आप विषय पर आओ कि मेरठ सैनिक छावनी में 20 नेटिव इन्फेंट्री और 3 लाइट कैवलरी जो है, यहाँ के सैनिकों ने ये क्रांति की शुरुआत की। 10 मई को ये की, और ये सैनिक यहां से इस छावनी को पूरा लूटते हुए, हथियारों को अपने साथ में लेकर 11 मई को ये पहुंच गए दिल्ली। यहां पर आ जाओ, दिल्ली। ये दिल्ली का मुगल बादशाह कौन, बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर की अवस्था देख लो, 1837 से और 57 तक, फिर 62 में डेथ हो जाती है, रंगून भेज दिया जाता है। अवस्था आप देखो, बहादुर शाह जफर लाल किले में था, हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, बैठा हुआ था। दरबारी ने आकर ये कहा कि बाहर, लाल किले के बाहर कुछ सैनिक हैं, मेरठ सैनिक छावनी से आए हैं, और ये कह रहे हैं हमने वहां से अंग्रेजों को मारकर भगा दिया है, और पूरे भारत से हम अंग्रेजों को मारकर भगा देंगे, वापस से मुगलों का राज लाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप हमारा नेतृत्व करो। बहादुर शाह जफर ने देखा अब ये क्या बला आ गई फालतू में। बाहर सैनिक जो खड़े हुए थे उन तक कोई मैसेज पहुंचा नहीं कि बादशाह ने क्या कहलवाया है। तो सारी परंपराओं को तोड़ते हुए, जो शिष्टाचार होता है उसको तोड़ते हुए, वो सैनिक इसके सामने आ गए, बंदूकें ले रखी थी, और ये कहा कि आपको हमारा नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा।
बहादुर शाह जफर, जिसकी खुद ऐसी अवस्था नहीं थी अभी, अंग्रेजों से पेंशन लेता था। अंग्रेज जब पैसा देते थे तो खर्चा निकलता था, खुद का भी और खुद के लोगों का भी, लाल किले का खर्चा उसी से निकलता था। इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन सैनिकों ने दबाव डाला। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि सैनिकों ने दबाव डाला। अब सामने कोई आदमी बंदूक लेके खड़ा है और ये कह रहा है हमारा नेता बन, क्या करे बेचारा। इसने कहा रुक जाओ, मेरी बेगम है जीनत महल, उससे पूछूं। ये जीनत महल, अंदर गया, जीनत महल से पूछा ऐसी ऐसी बात है। जीनत महल ने कहा आप तो नेतृत्व स्वीकार करो। फिर से मुगलों का वो दौर आएगा, मन में लड्डू फूटा, वापस वही झरोखे में बैठेंगे। जीनत महल ने प्रेरित किया, बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व स्वीकार कर लिया और फिर एक घोषणा करी जिसको आजमगढ़ घोषणा कहा गया। कब? 25 अगस्त 1857। इस घोषणा के माध्यम से यह अपील की गई कि मैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर आप सभी से यह अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर इस क्रांति में अपना योगदान दो। अब समय आ गया है कि इन अंग्रेजों को यहां से उखाड़कर, इनकी सत्ता को उखाड़कर फेंक दिया जाए और फिर से हमारा शासन स्थापित हो जाए। इस घोषणा को कहा गया आजमगढ़ घोषणा। ठीक, ये ध्यान रखना, आजमगढ़ घोषणा किससे रिलेटेड है, किसने की थी और ये कब की थी, डेट आप ध्यान रख लेना। दिल्ली में इन सैनिकों ने लूटपाट की जबरदस्त। जो पैसे वाले लोग थे वो टारगेट पर थे, उनसे पैसा लिया गया और बिना किसी योजना के, बिना किसी तैयारी की जब ये किया तो हर चीज को तहस नहस कर दिया गया। हालांकि जब वो मेरठ से निकले थे तो जो तार सेवा होती थी, जो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचा दिया करती थी, उस तार सेवा को डिस्कनेक्ट कर दिया गया था ताकि मेरठ के विद्रोह या क्रांति की ये सूचना दिल्ली तक ना पहुंच सके। उसमें कुछ सफलता मिली, लेकिन योजना पहले से तैयार नहीं की गई। जो मन में आ रहा था वो वैसे ही करते जा रहे थे। बोले यहां आग लगा दो तो लगा दो, इसको लूट लो तो लूट लो, ये जो हथियारों की एक जगह है, एक काम करो इसको जला दो। अब इतना विचार करना चाहिए था, हथियारों को क्यों जलाया जाए, इनको क्यों खराब किया जाए, इनको अपने पास में रखा जाए ताकि क्रांति के दौरान इन हथियारों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। फिर क्रांति अब जब ये कर रहे हैं सैनिक, तो इन सैनिकों के पास में पहले तो अंग्रेज सैलरी दिया करते थे। अब मुगल बादशाह को अपना नेता बना लिया, बादशाह जो है वो खुद पेंशन के लिए अंग्रेजों पर निर्भर, बादशाह कहां से उनको सैलरी देगा। लगातार सैलरी आती रहती तो आदमी को परिवार की चिंता नहीं रहती, परिवार की भी, मतलब ऐसे बहुत सारे कारण थे। कहने का मतलब कि पहले से इसकी तैयारी नहीं की गई थी, केवल जैसा जिसके दिमाग में आ रहा था वो वैसा चलता जा रहा था, करता जा रहा था। एक अंग्रेज अधिकारी था निकलसन, निकलसन को मार दिया गया। यहां दिल्ली में एक व्यक्ति और पहुंच गया था इन सैनिकों का नेतृत्व करने के लिए, बख्त खान। यह है बख्त खान, ये बरेली में था। शायद पहले किसी वीडियो में मैंने राजस्थान वाला पढ़ा है तो वहां पे मेरठ बोल दिया होगा गलती से, उसको मेरठ की जगह, जिन्होंने राजस्थान हिस्ट्री का बैच ज्वाइन किया हुआ है तो मेरठ की जगह बरेली कर लेना आप उसको। ये बरेली में था। इसको जब सूचना मिली कि मेरठ में ऐसी ऐसी बात हो गई है, सैनिक दिल्ली की तरफ चले गए हैं, तो ये बरेली से सीधे कहां पर आ गया, दिल्ली। तो दिल्ली में कौन नेतृत्व कर रहे हैं भाई, पूरी क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है, मुगल बादशाह। और दिल्ली के क्रांतिकारियों का नेतृत्व कौन कर रहा है, ये बख्त खान, जो कहां का था, बरेली का था, वहां का सैनिक था और ये दिल्ली पहुंच गया था। अंग्रेज अधिकारी निकलसन को मार दिया गया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने यहां पर इस पर दिल्ली पर वापस से अधिकार कर लिया। एक अंग्रेज अधिकारी आया जिसका नाम था हडसन। ये आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें ये एक अंग्रेज अधिकारी हडसन और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को, जो कि हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गया था, वहां से पकड़कर घसीटा गया। उसकी ये जो बेगम है जीनत महल, वो ये कह रही है छोड़ दो इनको, छोड़ दो। तो इसको तो नहीं मारा गया बहादुर शाह जफर को, लेकिन इसके दो बेटों को मार दिया गया। एक तो मिर्जा मुगल था, मिर्जा मुगल, उसी का नाम जहीरुद्दीन है। एक मिर्जा सुल्तान, इसके अलावा इसका एक पोता था अबू बकर, उनको वहीं पे गोली मार दी इसने, हडसन ने वहीं पे गोली मार दी। बादशाह को तो नहीं मारा, लेकिन बादशाह को यहां से पकड़कर जीनत महल ने कह रही थी छोड़ दो, तो इसको छोड़ दिया। कहां छोड़ दिया, रंगून। वो रंगून, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। तो रंगून भेज दिया म्यांमार में।
वहीं रहते हुए 1862 में बहादुर शाह जफर की डेथ हो जाती है। इसीलिए बहादुर शाह जफर के बारे में कहा इतिहासकारों ने कि ये बदनसीब बादशाह जिसे अपने मुल्क में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी ना मिल सकी। तो ये क्रांति की होती है शुरुआत, जिसमें हमने दिल्ली की क्रांति कर ली। कहां कहां की हमको क्रांति देखनी है? अब हमको देखो दो एक चीजें देखनी है, कहां कहां पर क्रांति हुई, वहां के लीडर कौन थे, और वहां के अंग्रेज अधिकारी कौन थे जिन्होंने उस क्रांति को दबाया। और इसके अलावा वहां से रिलेटेड अगर कुछ छोटे मोटे अगर फैक्ट हैं तो उन फैक्ट पर हमको बात करनी है। बस ये पढ़ना है आपको, ध्यान दो। हम एक तो देखेंगे दिल्ली, हम देख चुके। इसके अलावा हम देखेंगे कानपुर जो उत्तर प्रदेश में आता है। इसके अलावा हम देखेंगे झांसी जो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से यहाँ पे ये लगता हुआ हिस्सा यहाँ पे बिल्कुल पास में। इसके अलावा जगदीशपुर जो आपके बिहार में आता है। इसके अलावा फतेहाबाद जो आपके यूपी में आता है। फैजाबाद जो आपके यूपी में आता है। इसके अलावा बरेली जो आपके यूपी में आता है। इसके अलावा छोटा नागपुर जो झारखंड में आता है। इसके अलावा बड़ौत, ये बड़ौत भी आपके इधर यूपी साइड में आता है। इसके अलावा मंदसौर जो आपके मध्य प्रदेश में आता है। और इसके अलावा इलाहाबाद जो आपके यूपी में आता है। एक चीज तो आप खुद भी देख पा रहे हैं कि क्रांति के जो मेन सेंटर हम पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा सेंटर हमारे कहां पर है? यूपी में है। तो ज्यादा जो प्रभाव रहा इस क्रांति का वो इस क्षेत्र में रहा। उसका एक कारण ये भी था कि यहाँ जो अवध का जो क्षेत्र है, डलहौजी ने अवध को हड़प लिया था, यहाँ के शासक को उठा के कलकत्ता भेज दिया, रह गई पीछे से उसकी रानी और उसके बच्चे। तो यहाँ के लोगों में महिला के प्रति एक सहानुभूति भी मिल गई थी। लखनऊ में नहीं बोला, शायद लखनऊ भी है ना, लखनऊ में बोलना भूल गया हूँ। लखनऊ जो अवध की राजधानी हुआ करती थी। तो ये काफी जो सेंटर है ये उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा मतलब मोटे मोटे तौर पे हमको ये पढ़ना है। राजस्थान की मैं इसमें बात करूंगा नहीं, क्योंकि राजस्थान से रिलेटेड स्पेशल 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है वो मैंने राजस्थान की हिस्ट्री वाली सीरीज में कराया हुआ है आपको। अब ये हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का चल रहा है तो उसी हिसाब से हमको पढ़ना है यहाँ पे। ध्यान देना। दूसरा पॉइंट है हमारा दिल्ली हो चुका। दूसरा पॉइंट है हमारा लखनऊ। लखनऊ कहां पर? यूपी में। एक रियासत हुआ करती थी अवध, उस अवध की राजधानी होता था लखनऊ। इधर ध्यान दो, ये कुछ इमेज दिख रही है आपको। ध्यान करो, मैंने आपको पढ़ाया था कि भारत का जो गवर्नर जनरल था डलहौजी 1848 से और 56 तक, उसने 1851 में कहा था अवध के बारे में कि ये चेरी है और ये चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी। 1856 में उसने एक रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर लिया था। अपने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था आउटरम। आउटरम से एक रिपोर्ट तैयार करवाई। उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि साहब अवध में तो भयंकर कुशासन है, जनता रो रही है, फूट फूट के रो रही है, चिल्ला रही है, कह रही है अंग्रेजों आओ बचाओ हमको, यहाँ कुशासन है भयंकर। ऐसी रिपोर्ट तैयार करवाई और इस आधार पर इस अवध का कर लिया विलय। वहां का नवाब था वाजिद अली शाह, गाने वाने सुनता रहता था, बैठा बैठा रहता, कुछ काम नहीं था। वाजिद अली शाह को यहां से उठाकर सीधे कहां भेज दिया? कलकत्ता, और अवध का विलय कर लिया। अवध जिसको कहा गया सैनिकों की नर्सरी या सैनिकों की पौधशाला। अंग्रेजों के जितने सैनिक होते थे उसमें सबसे ज्यादा सैनिक अगर कहीं से थे तो वो इसी क्षेत्र से थे, अवध के क्षेत्र से। जो अयोध्या वाला क्षेत्र है, नेपाल से बाउंड्री लगती है, तो अवध से मतलब अवध रियासत इतनी बड़ी थी, पूरी नेपाल से बाउंड्री लगती थी और बहुत सैनिक थे यहाँ से जो अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। सैनिकों में जब ये बात फैली, बोले इस प्रकार से किया अंग्रेजों ने हमारे साथ में, तो हम भी अंग्रेजों के प्रति वफादार क्यों रहे। और सैनिकों में अंग्रेजों के प्रति एक गुस्सा फूट पड़ा। यह भी था कि बेचारी एक उसकी बेगम है, इसको कहा गया महक परी। हजरत महल नाम था वैसे इसका, हजरत महल, इसी को लिखा जाता है महक परी। महक परी का जो बेटा था बिरजिस कादिर, इसने कादिर को अगला बोले ये नवाब है भैया, और लोगों मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, इन अंग्रेजों को यहां से उखाड़ के फेंकना है, बेटे को नवाब बनाना है। तो एक तो ये ध्यान रखना महक परी
या हजरत महल, अपने बेटे को नवाब बना दिया बिरजिस कादिर को। और यहां पर ये जो आंदोलन है ये एक बहुत बड़े जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। जन आंदोलन का मतलब समझ में आ रहा है? जन यानी जनता, कि जनता रिवोल्ट कर दे, तो इसीलिए ये बहुत बड़ा यहां पर जन आंदोलन हुआ था। आपको अगर ध्यान हो तो एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि सैनिकों में इस अवध वाले इशू को लेकर कितनी नाराजगी थी। आप सुनना इस बात को। ये वाला हिस्सा है मेवाड़, राजपूताना की एक रियासत। यहां मध्य प्रदेश में एक जगह आती है नीमच। वो नीमच कभी यहां छावनी हुआ करती थी। राजपूताना में अंग्रेजों की 6 छावनियां हुआ करती थी। उन 6 छावनियों में से एक छावनी थी नीमच। वो नीमच आज मध्य प्रदेश में आता है, लेकिन उस समय मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आया करता था। यहां के सैनिकों ने 2 जून 1857 को क्रांति कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। यहां का एक अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट को यह आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पकड़ी है और तुम्हारे खिलाफ बहुत कुछ होने वाला है इस छावनी में। कर्नल एबॉट ने 1 या 2 दिन पहले सैनिकों को खड़ा किया, हिंदुओं को गीता पकड़ा दी, मुसलमानों को कुरान, और यह कहा किताब पर हाथ रखकर सौगंध खाओ कि तुम हमारे वफादार रहोगे। यहां का एक सैनिक था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग ने यह कहा कि हमसे इस प्रकार की उम्मीद मत रखो, हम जानते हैं तुमने अवध के साथ में क्या किया है। जब तुम अपनी बात पर नहीं टिके तो हमसे इस प्रकार की उम्मीद रखना बेईमानी है। यह उदाहरण इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि अवध का इशू ऐसा था जिसको लेकर सैनिकों में भारी नाराजगी थी। तो इसीलिए यहां पर एक बहुत बड़ा जन विद्रोह हुआ। अब जब यहां पर यह हो गया तो भीड़ उग्र थी। वहां का एक ही अधिकारी था, हेनरी लॉरेंस, रेजिडेंट था हेनरी लॉरेंस। इसका नाम आपने पहले भी पढ़ा, अभी बताऊंगा। हेनरी लॉरेंस को ही लगता था मैं भीड़ को समझा सकता हूं। बाकी अंग्रेज जब भाग गए तो इसने कहा कि इन लोगों को समझाया जा सकता है। भीड़ तो भीड़ होती है, भीड़ का एक अपना अलग ही दिमाग होता है। वहां पर 1 या 2 व्यक्ति क्या सोचते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भीड़ जैसा सोचती है उसके हिसाब से ही सबकी सोच वैसी हो जाती है। भीड़ आई और इसको पकड़कर और आग में फेंक दिया, जलाकर मार दिया इसको, हेनरी लॉरेंस को। हेनरी लॉरेंस, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जब पंजाब रियासत पढ़ाई थी तो वहां पर बताया था कि एक संधि हुई थी, लाहौर की संधि, 9 मार्च 1846 को, जिसमें अंग्रेजों और सिखों के बीच में पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ था 1845 से और 46 के बीच में। ध्यान आ रहा है आपको? मैं एक बार रिवाइज कराता हूं ताकि चीज फिर से रिकॉल हो जाए। उसमें अंग्रेजों ने सिखों के साथ में कुछ युद्ध लड़े थे, मुदकी, फिरोज शाह, अलीवाल, बदोवाल और सबराव, ये लड़ाइयां हुई थी। और सबराव की ये लास्ट लड़ाई थी, इसमें अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से सिखों को हरा दिया था। लाहौर की एक संधि हुई थी 9 मार्च 1846 को, और उसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, शर्तें। उसमें से एक ये भी कहा गया था कि अब से तुम्हारी रियासत में हमारा एक व्यक्ति रहेगा, उसका रेजिडेंस यहाँ पर रहेगा, उसको रेजिडेंट कहेंगे। और ये कौन था? पंजाब का रेजिडेंट बनाया गया था हेनरी लॉरेंस। ध्यान आ रहा है आपको? और शर्तें क्या थी कि साहब जो दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह को हम राजा स्वीकार करते हैं। जो दिलीप सिंह की माता है जिंद कौर, उनको हम संरक्षिका स्वीकार करते हैं। जो लाल सिंह है उनको हम वजीर स्वीकार करते हैं। हमारा एक व्यक्ति यहाँ पर रहेगा हेनरी लॉरेंस, वो यहाँ का रेजिडेंट रहेगा। इसके अलावा तुम्हारे कारण हमको युद्ध में नुकसान हुआ है, 1.5 करोड़ का युद्ध हर्जाना दो। युद्ध हर्जाना जब नहीं दे सके तो कश्मीर उनसे छीन लिया। फिर कश्मीर बाद में इनके ही एक सेनापति थे गुलाब सिंह डोगरा, गुलाब सिंह डोगरा ने वो खरीद लिया। इसके अलावा ये कहा कि तुम अपनी सेना ज्यादा नहीं रखोगे तो 12,000 से ज्यादा तो घुड़सवार नहीं रखोगे और 20,000 से ज्यादा पैदल सैनिक नहीं रखोगे। तो ये हेनरी लॉरेंस वही था। ध्यान आ गया तुमको? एक चीज और, ये हेनरी लॉरेंस होने, ये 3 भाई थे। एक हेनरी लॉरेंस, एक जॉन लॉरेंस, एक पैट्रिक लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस तो ये है ही, अभी इसका नाम एक बार और आएगा चिन्हट की लड़ाई में। इसके अलावा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, इसके अलावा जॉन लॉरेंस।
इसकी जानकारी दे दी। ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस है 1857 की क्रांति के टाइम राजपुताना का एजीजी था, यानी एजेंट टू दी गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल का जो डायरेक्ट उसको रिपोर्ट करता था राजपुताना की, उसका एजेंट था, ये इसी का ही भाई था। इसके अलावा ये जॉन लॉरेंस जो है ये आगे चलकर भारत का वायसराय बनेगा 1863 से 1869 तक। तो तीनों भाई देखो बड़ी बड़ी पोस्ट पर रहे। ये खैर इन्होंने विद्रोह किया, जन विद्रोह हुआ, हेनरी लॉरेंस को बेचारे को पकड़ के और फिर आग में फेंक दिया गया। ये सॉफ्ट कॉर्नर था थोड़ा इंडियंस के लिए, क्योंकि हमने ये देखा था कि जब पंजाब का विलय किया गया था तो ये बहुत नाराज था और इसने अपना रिजाइन दे दिया था कि अंग्रेजों तुमने गलत किया, तुम पंजाब रियासत को हड़प गए, तुमने अच्छा नहीं किया इनके साथ में। तो यहाँ के लोगों के लिए इसके मन में सॉफ्ट कॉर्नर था, पर वही भीड़ तो फिर भीड़ है, भीड़ ने पकड़ा और आग में फेंक दिया, जिंदा जला दिया इस आदमी को। क्रांति उग्र हुई तो एक व्यक्ति आया कैंपबेल, वो यहाँ का अंग्रेज अधिकारी, और कैंपबेल के द्वारा इस लखनऊ के इस विद्रोह को, इनकी नजर में विद्रोह, हमारी नजर में क्रांति, इस क्रांति को दबा दिया गया। और ये जो महक परी है, महक परी को यहां से जाना पड़ा नेपाल, ये चली गई नेपाल। बस ये होती है लखनऊ की। जैसे अगर मैं बोलूं लखनऊ की क्रांति किसने, हजरत महल या महक परी जिनको कहा गया, बेटा बिरजिस कादिर, यहां का रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस। किसने क्रांति को दबाया, कैंपबेल ने। बाकी सारे किस्से, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ो, अब आ जाओ साहब कानपुर। दो इमेज दिख रही है आपको, एक तो ये है धुंधु पंत, जिनको हम पेशवा नाना साहेब के नाम से जानते हैं। नाम क्या है, धुंधु पंत, पेशवा नाना साहब के नाम से जानते हैं। ये इनके सेवक हैं रामचंद्र पांडुरंग, जिनको हम तात्या टोपे के नाम से जानते हैं। और ये एक आप इमेज देख रहे हैं, मैंने गूगल पे सर्च किया और वहां पर इसके बारे में डिटेल ये दी हुई थी कि अंग्रेजों ने तात्या टोपे को पकड़ लिया था, और पकड़ने के बाद ये देखो हथकड़ियां लगाई हुई हैं, शायद आपको हो सकता है नहीं दिख रही होंगी, गूगल पे आप सर्च करके देखना कि अंग्रेजों ने हथकड़ियां लगाई हुई हैं। और फिर इनको पकड़ने के बाद 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो ये फांसी से ठीक पहले की इनकी इमेज है। कानपुर की बात है कि नाना साहब की देखो पेंशन बंद की जा चुकी थी। आपको मैंने पढ़ाया है पहले की वीडियोस में कि डलहौजी ने बहुत सारे यहाँ के शासकों की पेंशन बंद की थी, जिसमें नाना साहब की भी पेंशन बंद कर दी थी, कर्नाटक के नवाब की भी पेंशन बंद कर दी थी, तंजौर का जो राजा है उसकी उपाधि छीन ली गई थी, हैदराबाद की जो रियासत है उससे बरार का क्षेत्र छीन लिया गया था। तो ऐसा किया गया था डलहौजी के द्वारा। इन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को लंदन भी भेजा था, अजीमुल्ला को। ये तो है अजीमुल्ला, ये कहां गए थे, लंदन। किस लिए, नाना साहब की पेंशन बढ़वाने के लिए। इनका जब नाम आया तो लगे हाथ मैंने एक व्यक्ति को और ले लिया, ये रंगोजी बापूजी। ये छत्रपति के अधिकारों की रक्षा के लिए ये भी लंदन गए थे, रंगोजी बापूजी। सवाल ये पूछा जाएगा आपसे कि 1857 की क्रांति के जो योजनाकार थे, जिन्होंने इसकी योजना बनाई, वो कौन थे, ये ध्यान रखना। एक तो ये अजीमुल्ला और एक रंगोजी बापूजी। इन्होंने योजना बनाई थी कि हम लोग क्रांति करेंगे 31 मई की डेट डिसाइड कर दी गई थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि उससे पहले ही प्रॉपर कम्युनिकेशन ना होने के कारण, ठीक से कोई योग्य नेतृत्व ना मिलने के कारण, अब आप सोच रहे होंगे सर आप कैसे कह रहे हो योग्य नेतृत्व नहीं मिला, क्या बहादुर शाह जफर योग्य नेता नहीं था? आगे चलकर एक वायसराय होता है जेम्स लॉरेंस, जो मैंने अभी बताया, हेनरी लॉरेंस का भाई। वो ये कहता है कि क्रांतिकारियों में कोई योग्य नेतृत्व नहीं था। अगर इनमें कोई योग्य नेतृत्व होता जो सबको अच्छे से कोऑर्डिनेट करता, सबको प्रॉपर डायरेक्शन देता, इंस्ट्रक्शन देता, तो बोले हमको यहां से बोरिया बिस्तर बांधकर वापस जाना पड़ता। ये वायसराय कहता है खुद आगे। तो खैर इन दोनों ने ये योजनाकार थे और इन दोनों ने क्रांति की योजना बनाई। डेट डिसाइड की गई थी 31 मई 1857। इसके अलावा क्रांति का कैसे प्रचार प्रसार हो, कैसे लोगों तक ये मैसेज जाए, तो व्हाट्सएप फेसबुक चालू हुए नहीं थे। तो एक तो ये कमल का फूल और इसके अलावा एक रोटी,
अपना व्यक्ति भेजते और वो व्यक्ति गांव गांव ढाणी ढाणी जाता और कमल का फूल और रोटी जो है वो पकड़ा के आता। वो इस बात का प्रतीक था कि क्रांति के लिए तैयार रहो, अंदर ही अंदर क्रांति की हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन 31 मई से पहले ही बुलबुला फूट गया था मेरठ की सैनिक छावनी में, और पूरे देश में अगर एक साथ ये क्रांति होती तो अंग्रेजों के हाथ पांव फूल जाते। पूरे देश में एक साथ वो कैसे दबा पाते। लेकिन अलग अलग जगह हुई कि आज यहाँ दिल्ली में हो रही है, फिर लखनऊ में हो रही है, फिर कानपुर में होती है, फिर जगदीशपुर में हो रही है जो बिहार में, फिर आपके फतेहाबाद में हो गई, फैजाबाद में हो गई, बरेली में हो गई, छोटा नागपुर में हो गई, मंदसौर में हो गई, इलाहाबाद में हो गई। तो अलग अलग जगह हो रही है, तो पहले यहां से दबा दी, फिर यहां दबा दी, फिर यहां दबा दी। तो अलग अलग जगह कोऑर्डिनेशन का अभाव था, इसीलिए अंग्रेजों के लिए आसानी रही दबाने में। लेकिन अगर योजना के हिसाब से होता, सब जगह एक साथ अगर क्रांति होती, तो अंग्रेज इसको दबा नहीं पाते। अब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, वो तो जब आप इस पूरे टॉपिक को आप पढ़ लेंगे तो आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये क्रांति उस समय असफल रही, ये ज्यादा अच्छा था, या सफल हो जाती वो ज्यादा अच्छा होता। चलिए, ये दोनों मैंने लगे हाथ आपको बता दिए, इस फैक्ट को आप ध्यान रखना। अब वापस आ जाओ। तो पेंशन वगैरह इनकी बढ़ाई नहीं थी, पेशवा मानने से इनको मना कर दिया, इन्होंने क्रांति कर दी। ये इनके सेवक थे तात्या टोपे, और इस क्रांति को यहां से दबा दिया गया। क्रांति को दबा दिया गया तो इनको जाना पड़ा नेपाल। ये तो कहां चले गए? नेपाल। और महतपरी भी कहां चली गई थी? नेपाल। आपसे पूछा जाएगा कि यहां कानपुर में क्रांति को किसने दबाया? वही व्यक्ति, कैंपबेल। इसी कैंपबेल ने कहां पर दबाया था? लखनऊ में। यही कहां पर दबा रहा है? कानपुर में। दिल्ली में कौन दबा रहा था? हडसन। दिल्ली में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? निकलसन। याद रखना मुश्किल है क्या? निकलसन। निकल गए, प्राण ही निकल गए निकलसन के। और लखनऊ में कौन सा रेजिडेंट मारा गया था? हेनरी लॉरेंस। अच्छा आदमी था। चलो आगे बढ़ो, अब इधर ध्यान दो। अब चलते हैं झांसी की तरफ। देखो, एक चीज और समझ लेना कि ये जो है ना तात्या टोपे, कानपुर से तो क्रांति को दबा दिया गया था, तो तात्या टोपे यहां से चले गए ग्वालियर, और ग्वालियर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। ग्वालियर कहां पर आता है? मध्य प्रदेश में। तो इधर जब आप ध्यान दोगे तो अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? झांसी की। ये देखो, ये जो हिस्सा आपको दिखता है ना उत्तर प्रदेश का, ये वाला जो एकदम पतला सा ये जो हिस्सा जो निकला हुआ है, ऐसा कुछ दिखता है जो मध्य प्रदेश से राजस्थान से बाउंड्री लगाता है, यहां पर आता है झांसी। वर्तमान झांसी यहां पर आता है। रियासत का जो स्वरूप था वो मैप थोड़ा सा अलग था, मतलब उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से आते थे। ये जो झांसी की रियासत थी, पहले तो पेशवाओं के अधिकार में थी, क्योंकि जब मैंने आपको बाजीराव पढ़ाया था, बाजीराव फर्स्ट, 1720 से लेकर 1740 तक जो पेशवा थे, उनके टाइम मैंने बताया था कि बुंदेलखंड के जो शासक थे छत्रसाल बुंदेला, मोहम्मद खान बंगस जो मुगलों का एक कमांडर था बंगस, उसने अटैक कर दिया था। उसने अपनी हेल्प के लिए, छत्रसाल बुंदेला ने अपनी हेल्प के लिए बाजीराव फर्स्ट को मैसेज भिजवाया कि साहब आप हमारी हेल्प करो। बाजीराव फर्स्ट ने हेल्प करी छत्रसाल बुंदेला की, तो छत्रसाल बुंदेला ने कुछ हिस्से पेशवा को दे दिए थे। कौन कौन से? सागर, कालपी, हृदयनगर और झांसी। याद आ रहा आपको? तो ये झांसी पहले इनके पास में था, बुंदेलों के पास में था, लेकिन किनको दे दिया गया था? पेशवाओं को। पेशवाओं के अधिकार में था। फिर हम ये देखते हैं कि आगे चलकर अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो 3 युद्ध होते हैं, उसमें जो दूसरा युद्ध होता है 1803 से 6 के बीच में, उस दौरान ये झांसी जो है ये स्वतंत्र हो जाता है 1804 के लगभग। ये स्वतंत्र रियासत हो जाती है। आगे चलकर हम ये देखते हैं कि जब डलहौजी आता है, तो डलहौजी एक नीति लेकर आता है, गोद हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, या जिसको गोद निषेध नीति कहा गया, या हड़पने की नीति जिसको कहा गया। गोद निषेध, गोद हड़प नहीं, गोद निषेध नीति, या जिसको हड़प नीति कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया था। क्या बताया था कि डलहौजी ये कहता है कि भारत में 3 प्रकार की रियासतें, 3 प्रकार की रियासत है। पहली रियासत वो जो हमारे आने से पहले स्वतंत्र थी, दूसरी वो जो हमारे आने से पहले मुगलों या मराठों या किसी और के अधीन थी, अब हमारे अधीन है, और तीसरी वो रियासतें जिनको बनाया ही हमने है। पूरा नहीं समझाऊंगा, मैं बता चुका हूं। उसने कहा था कि अगर राजा की डेथ हो जाती है तो ये जो तीसरे प्रकार वाली जो रियासत है, वहां का राजा किसी को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। राजा की डेथ के बाद उस रियासत को हम ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे, उसका विलय कर लेंगे। दूसरे प्रकार की जो रियासत है
उनको परमिशन देनी है या नहीं देनी हम डिसाइड करेंगे। अगर परमिशन दे दी तब तो वो गोद ले सकते हैं, नहीं दी तो नहीं लेंगे। और पहले प्रकार की जो रियासतें हैं उनको ही केवल ये गोद लेने का अधिकार है, उनको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पहले वालों को परमिशन की आवश्यकता नहीं है, दूसरों वालों को आवश्यकता पड़ेगी, तीसरे वालों को तो परमिशन दी ही नहीं जाएगी, राजा की डेथ होते ही विलय कर लिया जाएगा। बहुत सारी रियासतें अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, उसमें से झांसी भी यही थी। स्वतंत्र मतलब बनाए, इनको जो स्वतंत्र किया गया था अंग्रेजों के टाइम किया गया था। तो इसीलिए यहां के एक शासक थे गंगाधर राव। गंगाधर राव के कोई पुत्र नहीं था। इनकी रानी थी लक्ष्मीबाई, जिनको हम झांसी की रानी के नाम से पढ़ते हैं। देखो मैं इमेज दिखाता हूं ना, इमेज ली हुई है तो देखना चाहिए उसको। ये देखो, ये रानी लक्ष्मीबाई और ये गंगाधर राव। गंगाधर राव की डेथ हो जाती है, ये उससे पहले गोद लेते हैं एक बालक को जिसमें दामोदर राव को। लेकिन डलहौजी की हड़प नीति के कारण दामोदर राव को झांसी का शासक नहीं माना गया, और नहीं माना गया, उसका विलय कर लिया गया। लक्ष्मीबाई ने इस चीज के लिए संघर्ष किया। झांसी की जनता में भी सहानुभूति थी इनके प्रति कि देखो एक महिला के साथ में कैसे कर रहे हैं, किस प्रकार से अंग्रेज सारी रियासतों को खा रहे हैं, हड़प कर रहे हैं। और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोला। इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर पर सिंधियाओं का अधिकार था। सिंधिया मराठा संघ बताया था जिसमें ग्वालियर पर कौन, सिंधिया बैठते थे। और ये वहां के शासक थे जयाजीराव सिंधिया, जिनको सिंधिया या शिंदे दोनों कहा जाता है। जयाजीराव सिंधिया ये ग्वालियर के थे। ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। तात्या टोपे ने भी रानी लक्ष्मी, मतलब वो भी ग्वालियर के जो सैनिक थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है, ह्यूरोज। ह्यूरोज ह्यूरोज इस क्रांति का दमन कर देता है, दबा देता है। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में ही लड़ते 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 और वीरगति को प्राप्त होती हैं। ह्यूरोज ये कहता है, इसका एक कथन है कि 1857 की क्रांति में अगर कोई एकमात्र मर्द है वो रानी लक्ष्मीबाई है। ध्यान रखना इस कथन को। ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह कहा है कि 1857 की क्रांतिकारियों में अगर कोई मर्द है तो वो रानी लक्ष्मीबाई है। तो आप सोचो कि आपका विरोधी अगर आपकी इस प्रकार से तारीफ करे तो निश्चित रूप से रानी लक्ष्मीबाई बहुत जोरदार तरीके से लड़ी होंगी। लेकिन आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि क्या वास्तव में उस समय इस क्रांति का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था? क्या जैसा एक इतिहासकार मजूमदार ये कहते हैं कि जो शासक हैं वो अपने निजी हितों के कारण लड़ रहे थे? उस पर हम आगे से डिस्कशन करेंगे। इस एंगल से भी आप सोचना एक बार। लेकिन बात वो है, देखो, जिंदा हाथी लाख का और मरा 1.25 लाख का, कि उस समय भले ही शायद हो सकता है राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास नहीं हुआ होगा जैसे बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। राष्ट्रवादी भावनाएं तो थी, लेकिन बहुत सारे कहते हैं कि साहब राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास नहीं हुआ था। लेकिन आगे चलकर ये क्रांति ऐसी थी जिसने हमारा जो नेशनल मूवमेंट था उसमें प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया था। खैर, वापस विषय पर आ जाओ। यह है उस समय का गवर्नर जनरल केनिंग। केनिंग जो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल रहा। 1857 की क्रांति हो जाएगी, उसके बाद फिर ये एक्ट लेकर आएंगे अंग्रेज 1858 का, और उस एक्ट के द्वारा भारत की जो ब्रिटिश भारत की जो सत्ता है वो सीधे क्राउन के हाथों में दे दी जाएगी। यानी कि अब वहां की सरकार सीधे यहाँ की सत्ता चलाएगी अपनी एक परिषद के माध्यम से, और इस गवर्नर जनरल के नाम को चेंज करके कर दिया जाएगा वायसराय। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल था और भारत का पहला वायसराय था। ये केनिंग ये कहता है कि अगर सिंधिया इस समय हमारा साथ नहीं देता, सिंधिया भी अगर क्रांतिकारियों से मिल जाता, तो हमको भारत से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर जाना पड़ता। ये कौन कहता है? केनिंग। और मैंने जेम्स लॉरेंस का एक कथन आपको क्या बताया था, वो क्या कहता है कि इन क्रांतिकारियों के पास में कोई योग्य नेतृत्व नहीं था, नहीं तो हमको जाना पड़ता। इसके अलावा जो राजस्थान में एक जगह आती है अजमेर, अजमेर का जो अधिकारी था वो था प्रिचार्ड। प्रिचार्ड ने एक किताब लिखी है म्यूटिनीज इन राजपुताना, और उसमें यह कहता है कि अगर यहाँ के क्रांतिकारी जो राजपुताना वाले, जो नसीराबाद सैनिक छावनी में, सॉरी अजमेर में नहीं था, सुनना मेरी बात को, अब तो खैर अजमेर में ही वो आती है जगह नसीराबाद, लेकिन ये एक सैनिक छावनी हुआ करती थी। वर्तमान जो अजमेर है ना, ये अजमेर यहाँ पे इस जगह,
इसी अजमेर में एक जगह आती है नसीराबाद। ये नसीराबाद एक सैनिक छावनी थी। यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी था वो था प्रिचार्ड। प्रिचार्ड ने एक किताब लिखी है म्यूटिनीज इन राजपुताना। उसमें वो ये कहता है कि इन नसीराबाद सैनिक छावनी के जो क्रांतिकारी हैं, वो तो विद्रोही लिखेगा, कि इन विद्रोहियों का अगर अजमेर पर अधिकार हो जाता है, क्योंकि अजमेर में क्या था, अंग्रेजों का सारा घोड़ा बारूद शस्त्रागार था, तो ये कहता है हमको यहां से जानना पड़ जाता। अगर ये, हाँ, अगर इनका अधिकार हो जाता तो ये जितने भी यहाँ के राजे रजवाड़े हैं ना, जितने भी, वो सब इन क्रांतिकारियों के पक्ष में आ जाते। ऐसा कौन बोलता है? प्रिचार्ड। किसमें? अपनी किताब म्यूटिनीज इन राजपुताना में। तो ये जो अंग्रेज अधिकारी हैं या गवर्नर जनरल है, इनके ये जो कथन है, ये कथन हमको बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, बताकर जाते हैं कि कैसे बिना योजना के हम लोग ये कर रहे थे। लेकिन खैर, एक जनभावना थी, अंग्रेजों के प्रति नाराजगी थी। आगे बढ़ो, बहुत जोरदार बात है। ये एक व्यक्ति है, बाबू कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के टाइम इनकी एज थी लगभग 80 वर्ष। एक जगह आती है जगदीशपुर, बिहार में। बिहार में एक जगह आती है, कौन सी? जगदीशपुर। वहां के जमींदार थे, और यहां केवल इस क्षेत्र में नहीं, आसपास के क्षेत्र में ये क्रांतिकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। एक सैनिक टुकड़ी दानापुर की, एक कोई सैनिक थे, दानापुर सैनिक छावनी के कोई सैनिक थे, दानापुर, ध्यान रखना, उन सैनिकों का नेतृत्व इन्होंने किया। और एक कोई अंग्रेज अधिकारी आया था जिसका नाम था डगलस। ये लोग क्या गंगा नदी को पार कर रहे थे। गंगा नदी को जब ये पार करने लगे, यहां नाव में बैठने लगे, तो डगलस ने गोलियां चलाई। उन गोलियों में से एक गोली इनके लेफ्ट हैंड पे आके लगी। गोली लगी तो अब पूरे शरीर में जहर फैलने का खतरा। आप सोचो, 80 साल के इस व्यक्ति ने क्या किया। अपनी तलवार निकाली और स्वयं की तलवार से अपना हाथ काट के गंगा मां को अर्पित कर दिया। बोले पूरे शरीर में जहर फैल सकता है, इतना समय है नहीं कि डॉक्टर के पास में जाया जाए, क्या इलाज होगा इसका। और अब 80 वर्ष की आयु है, जितना जी चुके थे जी लिए, गंगा माई को अर्पित। क्या मतलब जबरदस्त, कितना जबरदस्त। आप एक बार खुद विचार करके देखो कि कोई व्यक्ति खुद अपना हाथ काट ले। और ऐसे में कई लोग ये लिखते हैं कि साहब राष्ट्रवादी भावनाओं का विकास नहीं हुआ था। शायद इतना ज्यादा नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा तो था, हुआ तो होगा। ये ध्यान रखना, केवल नाम ध्यान रखना, बाबू कुंवर सिंह। कहां से? जगदीशपुर, बिहार। क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। और बाद में जो सैनिक थे वो दानापुर के सैनिक थे। और ये टेलर है, पूरा नाम शायद विलियम टेलर है, इसके द्वारा वहां पर क्रांति को दबा दिया गया था। ये जगदीशपुर से रिलेटेड ध्यान रख लेना। अब एक चीज आपको बताता हूं बहुत जोरदार। ये एक मौलवी है, इनका नाम है अहमदुल्ला शाह। और ये हाथी पर बैठकर चलते थे। आगे आगे कोई व्यक्ति चलता था, वो डंका बजाते हुए चलता था। एक इंस्ट्रूमेंट आता है बजाने का, डंका। तो आगे आगे वो डंका बजाते हुए चलता था, इसीलिए इनको डंका शाह के नाम से ही जाना जाता था। बोले कौन है? बोले साहब डंका शाह। मैं कहां की बात कर रहा हूं? फैजाबाद की। फैजाबाद कहां पर आता है? उत्तर प्रदेश में। वहां के मौलवी अहमदुल्ला शाह, जिनको डंका शाह के नाम से जाना जाता था। लोगों का इनमें इतना विश्वास था, ये मानते थे लोग, बोले इनके पास में कोई जादुई शक्तियां हैं। और हाथी पर जब ये बैठकर चलते थे, आगे कोई डंका बजाता रहता था, तो ये लोगों को ये कहते थे कि मेरी बात सुनो भाई, अंग्रेजों का जो राज है वो केवल 100 साल तक ही था। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई के द्वारा उनका राज यहां पर स्थापित हुआ था। और अब 100 साल हो गए, ये 1857 चल रहा है। तो मेरी बात को ध्यान रखो, अंग्रेजों का राज अब खत्म है। 100 साल तक की इतनी भविष्यवाणी थी। तो लोग इनकी बात पर इतना आंख मीच के विश्वास करते थे। बोले ये जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बात है। और जनता में इतना भयंकर कॉन्फिडेंस आ गया था कि एक जो सैनिक टुकड़ी थी,
22वीं नेटिव इन्फेंट्री, 22वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, उन्होंने तो डंका शाह को अपना नेता स्वीकार कर लिया था। बोले आप हमारे नेता, आप तो बैठे रहो, बस हमको पता है आपके पास जादुई शक्ति है, आपका हाथ जिसके सिर पे होगा वो कभी पराजित हो ही नहीं सकता। और सैनिकों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सैनिकों ने 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, एक जगह आती है चिन्हाट, यूपी में ही आती है, लखनऊ के पास में, लखनऊ में अभी शायद वो तहसील है चिन्हाट, उस चिन्हाट की लड़ाई में हेनरी लॉरेंस को पराजित कर दिया था। कब? हेनरी लॉरेंस को जब मार दिया था जड़ा के, उससे पहले, मारने के बाद थोड़ी पराजित करेंगे। कईयों के, मेरे को पता है कईयों के दिमाग में तो ये भी आएगा, सर हेनरी लॉरेंस तो मर गया ना, अब मरने के बाद कैसे पराजित करेंगे? अरे भैया, मरने से पहले लड़ाई हुई थी, चिन्हाट की लड़ाई, जिसमें 22वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने, जिन्होंने डंका शाह को अपना नेता मान लिया था और पराजित कर दिया था। अंग्रेजों को इतना डर था कि बोले ये आदमी अपना खेल बिगाड़ेगा। लोगों में अटूट विश्वास है इसके प्रति। 50,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था अंग्रेजों ने, बोले जो इनको पकड़वाएगा 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। खैर, बाद में दबा दिया गया इस क्रांति को। ये जो फैजाबाद आता है ये आपके उत्तर प्रदेश में आता है। अब हेनरी लॉरेंस को तो हरा दिया, बोले साहब कोई और आदमी आओ तो क्रांति तो दबानी पड़ेगी। तो एक अंग्रेज अधिकारी आया, रेनल्ड, वो आया और उसने फिर यहां पर क्रांति को दबाया। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको अभी बताना भूल गया, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि साहब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आपने बता दिया, तो ग्वालियर में लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई, तो ग्वालियर में ही इनका साथ दे रहे थे क्रांतिकारियों का नेतृत्व एक व्यक्ति और कर रहे थे ना, तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में क्या हुआ, मतलब तात्या टोपे का क्या हुआ? देखो, वैसे तो तात्या टोपे के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है राजस्थान की जो हिस्ट्री है वहां पर, क्योंकि तात्या टोपे राजपुताना की तरफ भी आए थे, इस उम्मीद में कि यहाँ के जो शासक हैं उनसे अगर सहयोग मिल जाएगा तो इन अंग्रेजों को यहाँ से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। बहुत सारी इनकी लड़ाइयां भी होती हैं, अलग अलग ये रियासतों में भी जाते हैं सहयोग के लिए, केवल जैसलमेर रियासत में नहीं गए थे, इसके अलावा बहुत सारी रियासतों में गए थे। मेवाड़ के जो जागीरदार होते हैं, जो सामंत होते हैं, एक तो कोठारिया के जोध सिंह और एक सलूम्बर के केसरी सिंह। भाई मेवाड़ में 16 फर्स्ट कैटेगरी के ठिकाने थे, ये आपका विषय नहीं, जिसमें आमेर, सलूम्बर, देवगढ़, बेगू, देलवाड़ा, बड़ी सादड़ी, गोगुंदा, कोठारिया, बेदला, पारसोली, बांसी, भिंडर, घाणेराव, बदनौर, बिजोलिया और कानोड़, 16 फर्स्ट कैटेगरी के ठिकाने हुआ करते थे। ठिकाने का जो मालिक मतलब ठिकानेदार, उसको सामंत कहा जाता था। तो उनमें से जो ये 2 ठिकाने थे ना, एक तो कोठारिया और एक सलूम्बर, यहां के सामंतों ने इनको शरण दी थी अपने पास में। और ऐसा बताया जाता है कि जो पेशवा नाना साहब थे, दुंदुपंत, वो भी यहां पर आए थे, कुछ समय के लिए रहे थे, फिर बाद में वो नेपाल की तरफ चले गए थे। खैर, ये चले गए थे नरवर की तरफ, नरवर आता है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर वाला क्षेत्र। और इनके एक मित्र थे मानसिंह, मानसिंह ने इनके साथ में विश्वासघात कर दिया। मानसिंह धोखेबाज था, मानसिंह नरू का, और मानसिंह ने अंग्रेजों को सूचित कर दिया, जिसके कारण इनको पकड़ लिया गया। और पकड़ने के बाद 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दी गई थी, तात्या टोपे को। एक कथन ध्यान है मेरे को, एक अंग्रेज अधिकारी का, शॉबर्स, मेवाड़ रियासत है ना, महाराणा प्रताप वाली जो रियासत है, इस समय यहां के शासक थे मेवाड़ के स्वरूप सिंह, और मेवाड़ के एक पॉलिटिकल एजेंट थे शॉबर्स। पॉलिटिकल एजेंट का मतलब यह है कि इस व्यक्ति के ऊपर होता था एजीजी, और एजीजी रिपोर्ट करता था भारत के गवर्नर जनरल को, तो गवर्नर जनरल का ये एजेंट होता था, ये इसका एजेंट होता था, पॉलिटिकल एजेंट। शॉबर्स इस बात से बड़ा नाराज हुआ था, और शॉबर्स ने कहा था कि इस व्यक्ति को फांसी देना अंग्रेजी सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ियां हमसे ये पूछेंगी कि तात्या टोपे को क्यों, किस अपराध के लिए सजा दी गई थी। तो ये व्यक्ति खुश नहीं था, गलत किया इनके साथ में। यहां तक कि सीकर के जो एक सामंत थे, एक बाबूसरगढ़ का एक किला था, उसको उड़ा दिया गया था।
मतलब इनके जो लोग थे, जहां जहां से इनको हेल्प मिली, उनके प्रति भी अंग्रेजों ने बहुत कट्टरता दिखाई थी। चलो आगे बढ़ो। तो ये कर लिया हमने, इसके अलावा हमने फैजाबाद कर दिया, और फैजाबाद के बाद अब इधर आ जाओ, बरेली। बरेली भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में। दो आदमी दिख रहे हैं आपको, एक तो खान बहादुर खान, और ये व्यक्ति अभी देखा था कि थोड़ी देर पहले आपने? हाँ सर देखा था। कौन है? बख्त खान। मैंने आपको बताया था ये बरेली में था, इसको न्यूज मिली, बोले मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया है। मेरठ वाले जो सैनिक हैं वो दिल्ली चले गए हैं, तो ये भी बरेली से कहां चला गया था? दिल्ली, और दिल्ली में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। तो बरेली में आपको दो व्यक्ति ध्यान रखने हैं। कौन से? एक तो खान बहादुर खान, और इसके अलावा बख्त खान। इन्होंने वहां पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। और यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी आता है, विंसेंट आयर। किसी ने कहा होगा आयर, तू आयर, ये तो क्रांति तेरे को दबानी पड़ेगी, हमारे तो बस की बात है नहीं। तो इसलिए विंसेंट आयर को कहा होगा, आयर आया, देखिए तू बरेली में तू दबा यार, क्रांति दबा। तो बरेली में ध्यान रखना, खान बहादुर खान, बख्त खान, क्रांतिकारियों का नेतृत्व, और क्रांति को किसने दबाया? विंसेंट आयर ने। इलाहाबाद आ जाओ। इलाहाबाद भी कहां पर? उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद में ये दो व्यक्ति हैं, एक तो ये मौलवी साहब है लियाकत अली खान, और इसके अलावा ये अजीमुल्ला खान। अब मैं आपसे फिर से पूछूं, क्या अजीमुल्ला खान का नाम पहले भी आया है क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आया है। आपने अभी ये बताया था थोड़ी देर पहले कि जो नाना साहब थे, जो पेशवा धुंधु पंत थे, उनकी पेंशन के लिए ये एक तो लंदन गए थे। वेरी गुड। और इसके अलावा, और सर आपने ये भी बताया था कि क्रांति के जो योजनाकार थे, उन योजनाकारों में दो व्यक्ति का नाम है, एक तो अजीमुल्ला खान का और एक रंगोजी बापू जी का। और ये क्या करते थे? अपने व्यक्तियों के माध्यम से कमल का फूल और रोटी, ये प्रतीक हुआ करते थे क्रांति के, कमल का फूल और रोटी, ये गांव गांव ढाणी ढाणी भेजा करते थे। तो कहां की बात कर रहा हूं मैं? इलाहाबाद की। इलाहाबाद की क्रांति के नेता लियाकत अली खां और अजीमुल्ला खां। और इस क्रांति को दबाने के लिए जो अंग्रेज अधिकारी आया था, वो शायद अपने बनियान वगैरह में नील, अपने कपड़ों में नील खूब दिया करता था। नील होती है ना, नील जानते हैं आप? शायद आपकी आज की जनरेशन हो सकता है नहीं जानती होगी। और कौन से अमेरिका से तो आए नहीं हो, यहीं के ही हो। नई बनियान खरीद के लाते हैं, बढ़िया चमक उसमें होती है, थोड़े दिन में पीली पड़ जाती है, तो वापस चमक लाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नील डालते हैं ना पानी में, और फिर उसको बनियान को उसमें से निकाल देते हैं, चमक जाती है। एक पहले एक ऐड भी आया करता था उजाला का, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। तो एक अंग्रेज अधिकारी आता है यहाँ पे, नील, और कपड़ों वपड़ों में शायद नील दे रखी होगी उस दिन, उसने नाम पड़ गया नील, वो आता है यहाँ पे क्रांति को दबा देता है। तो ये तो होते हैं मेन मेन सेंटर। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं, कुछ सेंटर और हैं, जिनके बारे में आप ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है। एक तो छोटा नागपुर, ये इधर जो झारखंड में आता है ना, ये छोटा नागपुर, यहां पर एक व्यक्ति होता है गोनू, और एक जनजाति है यहां पर कोल। तो कोल जनजाति के सहयोग से ये यहां पर क्रांति कर देता है। छोटा नागपुर कौन नेतृत्व कर रहा है? गोनू, क्रांतिकारियों का। और किनके नेतृत्व में ये, मतलब किनके सहयोग से क्रांति कर देता है? कोल जनजाति के सहयोग से। इसके अलावा बड़ौत आपका हो गया, एक तो दिल्ली, इसके अलावा लखनऊ, इसके अलावा झांसी, इसके अलावा कानपुर, इसके अलावा जगदीशपुर, इसके अलावा फतेहाबाद, इसके अलावा फैजाबाद, इसके अलावा बरेली, इसके अलावा छोटा नागपुर, इसके अलावा बड़ौत, एक तो ये बड़ौत, इसके अलावा मंदसौर, बस ये रह रहे हैं। एक तो ये मंदसौर, ये ध्यान रखना, ये मंदसौर वाला जो एरिया आता है ना, ये आपके मध्य प्रदेश में आता है। और मंदसौर में कोई एक व्यक्ति था फिरोज, और वो फिरोज ये कहता था कि साहब मैं जो है ये मुगल बादशाहों के ही लीनेज से हूं, उनके वंश का ही हूं। अब हो सकता है क्योंकि कई रानियां होती थी, एक एक रानी से कई कई टाबर होते थे, तो हो सकता है उनकी किसी वंश का रहा होगा ये। वो अपने को कहता था शहजादा फिरोज। तो यहाँ पर शहजादा फिरोज ने, ये जो जगह आती है मंदसौर, यहाँ पर क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ये नाम आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा ये जो बड़ौत है, बड़ौत कहां पर आता है? आपके उत्तर प्रदेश में। इस बड़ौत में शाहमल जी हैं, शाहमल, ये शाहमल क्रांतिकारियों का नेतृत्व करता है। तो
इस वीडियो में हमने क्रांति की शुरुआत करी और अलग अलग क्रांति के कौन कौन से सेंटर रहे, उन सेंटर में किस किस ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, कौन कौन से अंग्रेज अधिकारियों ने आकर उसका दमन किया, और भी इसके अलावा काफी फैक्ट। वैसे तो जो आपको पीडीएफ मिलेगी उस पीडीएफ में ये सारी बातें तो मिलेंगी, बाकी पढ़ाते समय मैं और भी इनके अतिरिक्त बहुत सारी बातें आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। पीडीएफ का प्रिंट आउट आप निकाल ही सकते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि पीडीएफ में जो चीज इंक्लूड नहीं है तो आप कोई अगर लगे ये अतिरिक्त जानकारी तो उसको पीडीएफ में ही नोट कर लिया करो। अगर टैबलेट से आप पढ़ते हो तब तो आपके लिए बहुत काम आसान है, आपको पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप वहीं पर चीजों को ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर टैबलेट से आप नहीं पढ़ते तो फिर आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और उसमें अपने हिसाब से आप कुछ भी जो एक्स्ट्रा जानकारी है उसको ऐड कर सकते हो। चलिए अभी कुछ पॉइंट और रहते हैं हमारे सामने जिस पर हमको डिस्कशन करना है कि एक तो क्रांति के कारण क्या थे, आखिर ये क्रांति क्यों हुई, उस पर हमको बात करनी है। इसके अलावा इसके संबंध में जो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उन इतिहासकारों के क्या क्या मत हैं, वो क्या कहते हैं, कोई इसको मतलब इसका स्वरूप, इसकी प्रकृति, इसका नेचर, इसके संबंध में वो लोग क्या कहते हैं। ये कुछ एक पॉइंट जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।